डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 4 मई को 5 राज्यों में होगी वोटों की गिनती। सुबह 6 बजे से शुरू। सबसे पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती। सीएम योगी ने की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम का सख्त निर्देश। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने पर जोर। झारखंड के ट्रेजरी घोटाले जांच का दायरा बढ़ा। सरकारी खजाने से फर्जी निकासी पर मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश। आईएएस अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति करेगी पड़ताल। हॉर्मुज तनातनी के बीच ईरान ने पेश किया 14 सूत्री शांति प्रस्ताव पर ट्रंप ने जताई असहमति। कहा, ईरान अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, जहां कल सुबह से ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। सभी पार्टियां, उम्मीदवार और आम जनता बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। 4 मई 2026 को वोटों की गिनती होनी है। देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। असम विधानसभा की कुल 126 सीटें, केरल विधानसभा की कुल 140 सीटें और पुडुचेरी विधानसभा की कुल 30 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। तमिलनाडु की कुल 234 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ था। 4 मई 2026 को वोटों की गिनती होनी है। सभी की नजरें मतगणना और चुनाव के नतीजों पर लगी हुई है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू फिर चलेगा या गौरव गोगोई कोई कमाल खेलेंगे? भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को तीसरा कार्यकाल मिलेगा या हफ्तों से जारी खींचतान के बाद कांग्रेस सत्ता छीनने में सफल रहेगी? वहीं पश्चिम बंगाल में वोट काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम और ईवीएम पर उठे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फाल्ता सीट पर वोटिंग रद्द कर दी है। यहां पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की खबरें आई थी। ईसी ने सभी 285 पोलिंग बूथ पर 21 मई को फिर से वोटिंग कराने का निर्देश दिया है। रिजल्ट 24 मई को आएगा। इसी विधानसभा के एक बूथ पर ईवीएम में भाजपा की बटन के आगे टेप लगा मिला। दरअसल 29 अप्रैल को इन बूथों पर दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली थी। इसके चलते दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। वहीं टीएमसी ने कोलकाता खुदीराम अनुस्टेशन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरी तरफ साउथ 24 परगना में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। फाल्ता में वोटर्स ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वोटिंग के बाद टीएमसी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जब वे इनका विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों को पैर में, सिर में, हाथ में चोट आई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काउंटिंग एजेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि टीएमसी 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। अरे आज नहीं है, कल, बात कल से हो रहा है क्योंकि वोट हो चुका है। इजराइल आके गांव के अंदर घुसा, लोगों को मारा, मेरे को छेड़खानी किया। यहाँ का जो प्रधान है, इधर का जो मुखिया ग्राम पंचायत का जो मुखिया है तृणमूल पार्टी का, इधर तो वोट नहीं होता, सब चुन के नहीं आता, वो हो जाता है। तो जहांगीर का ये लेके वो इजराइल आया, ये किया और किया जो हम रात में आते हैं मेरे को रेप करेगा और काट के आपको फेंक देंगे। अरे मामला हम लोग 3 चिट्ठी दिए हैं। चिट्ठी नंबर 1 हम लोग बोले हैं जो वर्धमान में बाहर से जो 5 तल्ला तक बाहर से जो वो स्ट्रांग रूम है वहाँ कैसे पहुंचा,
वह पहुंचते हैं और सीएपीएफ सेंट्रल फोर्सेस भी है, जिला पुलिस, बंगाल पुलिस भी है। तो क्या कर रहे थे? एक दो है पिंगला और दासपुर में 2 जगह कैजुअल वर्कर लोग को उधर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जो नहीं हो सकता, ये इसी का ऑर्डर है। और 3 है जो इसी का ये भी रूल्स है, जो अंदर में जो बैठेगा काउंटिंग में वो नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, उसके बाद जो आएगा, तो उधर ये भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए और ये सही मानों में आरओ एआरओ और इसको देखना चाहिए। बार बार खरीजी होगा, लेकिन जनता का पैसा से जा रहे हैं, कोई अपना जमींदारी के पैसों से नहीं। ये जनता की पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सत्ता बदल होने का साथ साथ नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेने का बाद 15 दिन का भीतर हम लोग व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे, जो कितना पैसा पिछले 15 साल में चोरी करने के लिए ये लोग ऐसे लुटाया है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह समीक्षा बैठक लखनऊ स्थित कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में आयोजित स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक के दौरान की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि फर्रुखाबाद और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 31 मई तक 90% भूमि अधिग्रहण हर हाल में पूरा कराया जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में BEL की इकाई का शीघ्र शिलान्यास किए जाने की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लॉजिस्टिक सेक्टर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब गेम चेंजर साबित होंगे, जिससे निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में यह भी बताया गया कि लखनऊ कन्वेंशन सेंटर के लिए लेटर ऑफ अवार्ड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब इसके शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी 150 कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए और स्कूलों की लोकेशन को लेकर विशेष सावधानी बरतने पर जोर दिया। सरकार का फोकस अब प्रदेश में तेज औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार अब गंगा एक्सप्रेसवे के साथ इसके बाद विंध्य एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। यह एक्सप्रेसवे करीब 330 किलोमीटर लंबा होगा और प्रयागराज से शुरू होकर सोनभद्र तक जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज की सोराव, फूलपुर और हंडिया तहसीलों के लगभग 84 गांवों से होकर गुजरेगा। योजना के अनुसार सोराव के जुदापुर डांडू गांव में इसका इंटरचेंज बनाया जाएगा, जो इसे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इससे दोनों एक्सप्रेसवे मिलकर एक बड़ा और तेज ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तैयार करेंगे, जिससे लंबी दूरी का सफर काफी आसान होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि जब गाइड और टीचर अच्छा हो तो स्टूडेंट अपने आप ही रास्ते पर रहेगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं बच्चों को अपने जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें, समाज और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की सोन पापड़ी है। एक झूठ की परत के ऊपर दूसरी चढ़ा देते हैं। केजी से लेकर पीजी तक बेटियों के लिए फ्री पढ़ाई का काम हम लोग करके दिखाएंगे। बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि यह जनता का चुनाव होने जा रहा है। दीदी थी, दीदी है और दीदी ही रहेगी भी। एक अकेली है, वो लड़ेगी भी और जीतेगी भी। हमें बोलते हैं वो आईने में देखें कि माफिया दिखता है, उन्हें की नहीं दिखता। शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं बच्चों को, अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। जैसा कि आदरणीय उदय प्रताप जी ने कहा कि न केवल खुद आगे बढ़ें बल्कि समाज और देश को बढ़ाने में भी योगदान दें, वही सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं एक बार फिर सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है वो जीवन में सफल होंगे और जो उन्होंने गोल अचीव करने के लिए बनाया है वो गोल जरूर अचीव करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं।
झारखंड में सरकारी खजाने से फर्जी वेतन निकासी के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सख्त आदेश के बाद अब जांच का दायरा बढ़ाकर 14 जिलों तक कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि इस मामले में राज्य के वरिष्ठ आईएएस अफसर अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति अब हजारीबाग और बोकारो के साथ 12 अन्य जिलों की ट्रेजरियों की जाँच करेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने महालेखाकार से मिली नई जानकारी के आधार पर जांच का विस्तार करने का औपचारिक प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इससे पहले केवल 2 जिलों में अवैध निकासी की बात सामने आई थी, मगर नए खुलासे के बाद अब राज्य के अन्य हिस्सों में भी व्यापक पड़ताल की तैयारी है। तो वहीं रांची में कल मीडिया कर्मियों के बीच आकर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने इस मामले पर जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई थी। इस दौरान उन्होंने बालू की अवैध निकासी से लेकर राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार संबंधित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। का लूट हो रहा है, हम सभी जानते हैं। जमीन का लूट झारखंड में बड़े पैमाने पे हो रहा है, वो सभी हम जानते हैं। अब तो ये बालू, कोयला, लोहा छोड़िए, सरकारी खजाना का लूट ट्रेजरी में पहले हुआ, अब विभाग के अंदर 1 रुपया का चीज को 3 रुपया 5 रुपया में कैसे प्रभाव और दबाव देकर इसको खरीदा जाए। तो ये हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का मांग है कि इस पर निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से सुशासन तिहार 2026 के तहत प्रदेश व्यापी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर कहीं भी उतर सकता है, जहां वे नागरिकों से रूबरू होंगे और सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन स्थिति का फीडबैक लेंगे। सुशासन तिहार अभियान 1 मई 2026 से 10 जून 2026 तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे, हितग्राहियों से सीधा संवाद करेंगे और जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें लेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे जो बस्तर से है, जहां बस्तर के कांकेर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में डीमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान अकस्मात एक आईईडी विस्फोट में डीआरजी के 3 जाबाज जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। शहीद होने वाले जवानों में इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। घायल जवान का इलाज जारी है। बस्तर रेंज आईजी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। यह घटना माओवादियों द्वारा छुपाए गए आईईडी को निष्क्रिय करते समय हुई। लगातार ऑपरेशन के बीच सुरक्षा बलों को यह बड़ा झटका लगा है। बलिया के शिवरामपुर में शिवराम घाट 82 पर रविवार की सुबह मुंडन संस्कार के दौरान 4 किशोरियों समेत 6 लोग डूब गए, जिसमें 2 को स्थानीय गोताखोरों ने तत्काल बचा लिया। 3 का शव बरामद हुआ है और 1 की तलाश जारी है। फेफना थाना क्षेत्र के कल्याणीपुर निवासी वशिष्ठ चौहान के घर से मुंडन संस्कार के लिए लोग बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर घाट 82 पर रविवार की सुबह पहुंचे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच स्नान करते वक्त 4 लड़कियां डूबने लगी। उन्हें बचाने के लिए लोग नदी में कूदे, लेकिन बचाने के चक्कर में 2 युवक भी डूब गए। हालांकि डूब रही 4 में से 2 युवतियों को बचा लिया गया है। वहीं हर्षिता चौहान, अरुण चौहान तथा नंदिता चौहान का शव बरामद कर लिया गया है। अर्जुन चौहान की खोज जारी है। आज दिनांक 3/5/2026 को सुबह लगभग 7:30 बजे थाना कोतवाली के शिवरामपुर घाट पे 4 युवक युवतियां नहा रहे थे। उसी बीच एक का पैर फिसलने के बाद 3 और उसको बचाने के लिए आगे बढ़े, तो इस क्रम में चारों डूब गए। चारों को स्थानीय मछुआरों और फायर ब्रिगेड की मदद से ढूंढवाया जा रहा है। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी गोरखपुर से आ रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधि कार्रवाई। दिल्ली के शाहदरा इलाके के विवेक विहार में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू और आग बुझाने के दौरान बिल्डिंग से 10 से 15 लोगों को बचाया गया। घटना में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आग दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल के फ्लैट्स में लगी थी। स्थानीय निवासी ने बताया कि सुबह करीब 3:13 पर एसी में धमाके से घर में आग लग गई। हादसे की सूचना पर फायर ब्रिगेड करीब 3:35 पर पहुंची। कई लोगों को बालकनी और खिड़कियों के जरिए बाहर निकाल दिया गया। मौके पर 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी। साथ ही ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीमें भी तैनात थी। पुलिस और दमकल के मुताबिक आग पर पूरी तरह काबू पाया जा चुका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। बिल्डिंग में 8 परिवार रहते थे। पुलिस ने बताया कि 3 मई को करीब 3:48 पर सुबह विवेक विहार पुलिस स्टेशन में आग लगने की सूचना मिली।
सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी विवेक विहार के एसएचओ और एसीपी के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। डीडीएमए स्टाफ, यातायात अधिकारियों और स्थानीय पुलिस के साथ 12 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। आगे की जांच और कार्रवाई जारी है। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। बाकी अभी फॉरेंसिक टीम आई हुई है, जांच चल रही है, आगे का जो भी है बाद में बता देंगे। कितने लोग डेट कुछ मालूम आपको? नहीं बता सकते, बट ये मित्र थे यहाँ पे समीर जैन, लेकिन भाई साहब थे वैशाली बाबू, एक फ्लोर से 3 जनों के, ये तो कितना खाना आपके जो नीचे और भी है कि उसमें भी लोग थे, जान माल की काफी छुट्टी हुई है और एग्जैक्ट गिनती जो है तो गलती हो गई है। मतलब मैं घर से भागा, वहाँ से भाग के यहाँ पर आके मैं ऊपर से नीचे आया, तो टोटल सेकंड फ्लोर पे 5 बॉडी मिली हैं जो बिल्कुल ही डैमेज हैं और ये भी नहीं बता सकते कि लेडीज है या जेंट्स है। और थर्ड फ्लोर पे एक बॉडी मिली है और टॉप फ्लोर पे जैसे कि बता रहे हैं कि किस प्रकार से बॉडियाँ वहाँ पड़ी हैं, तो उन्होंने भागने की कोशिश की ऊपर छत पे ताकि हम बच जाए, लेकिन ऊपर का ताला लगा हुआ था। वो सीढ़ियों में ही कुछ दरवाजे के बाद 3 बॉडी मिली है, जो भी काफ़ी गंभीर हालत में डेड है और टोटल 9 बॉडी अब तक जस्टिफाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो चेक कर रहे हैं। पैक 5 और 3 6 बॉडी को पैक कर दिया है, 3 बॉडी ऊपर वाली पैक कर रहे थे, मैं नीचे आया, देखा नहीं गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर संदेह है कि इससे कोई समझौता हो पाएगा। इसी के साथ उन्होंने ईरान के 14 सूत्रीय प्रस्ताव पर असहमति जताई। साथ ही उन्होंने मिसाइल क्षमता खत्म करने और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई की संभावना भी जताई। रिपोर्टरों से बात करने के कुछ देर बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस प्रस्ताव को लेकर टिप्पणी की और कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है उसकी अभी तक बड़ी कीमत नहीं चुकाई है। ईरान ने अमेरिका के 9 बिंदु प्रस्ताव के जवाब में 14 बिंदु प्रस्ताव का भेजा है। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया ने इस नए प्रस्ताव पर कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने कोई गलती की तो उस पर फिर से हमले हो सकते हैं। व्हाइट हाउस ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ईरान एक्शन ग्रुप में चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके निक स्टुअर्ट को ईरान संघर्ष खत्म करने के लिए बनाई गई कूटनीतिक टीम में सलाहकार के रूप में शामिल किया। ईरान का एक सुपर टैंकर अमेरिकी नौसेना की समुद्री नाकेबंदी को चकमा दिया है और वह एशिया प्रशांत क्षेत्र तक पहुंच गया है। अमेरिका ने 13 अप्रैल को नाकेबंदी शुरू की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।